नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, लगातार तारीखें आती हैं और आगे बढ़ जाती। वर्तमान में केवल 5 मंत्रियों के सहारे मुख्यमंत्री शिवराज अपनी सरकार चला रहे हैं। कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। मंत्री पद की चाह रखने वाले सभी विधायक, चाहे वो किसी भी खेमे से हों, संगठन से या सिंधिया समर्थकों के दम उन पर, लेकिन लगातार वो एक चाहते हैं कि उनका जो दावा है वो पूरा हो जाए। पेंच फंसा है सिंधिया खेमे और संगठन के बीच तालमेल बैठाकर मंत्री कोटा पूरा करने को लेकर, और इसमें पार्टी को पसीना आ रहा है। बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि लाख अनुशासन का दावा करने वाली बीजेपी में कहीं वर्चस्व की जंग न छिड़ जाए। बात करेंगे इस पर। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तरुण भनोट जी हैं, पूर्व मंत्री, और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस सियासी घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सिंधिया के पाला बदलने से न सिर्फ 15 महीने की कांग्रेस सरकार गिर गई, बल्कि बीजेपी का अंदरूनी समीकरण भी बदल गया। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान पार्टी का एकमात्र चेहरा थे, लेकिन सिंधिया के आने से अब उनका विकल्प भी बीजेपी में दिखने लगा। और अब शायद वर्चस्व की ये लड़ाई ही मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह बनती जा रही है, क्योंकि 5 मंत्रियों की मिनी कैबिनेट के बाद माना जा रहा है कि 4 मई को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सौदेबाजी से खरीद फरोख्त के आधार पर जो मंत्रिमंडल बना है, जिन लोगों ने अपना ईमान धर्म बेचकर जनता की खून पसीने की कमाई से, मेहनत से इन्हें सौदेबाजी किया, जनता उनको सबक सिखाएगी और जो भी मंत्री बनेगा उनका सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस का बयान भले ही राजनीतिक हो, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी की हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में काफी कम हो गई है। सिंधिया अपने 22 समर्थकों में से 11 को मंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी के 107 में से महज 24 ही मंत्री बन पाएंगे। यानी मंत्रिमंडल में विधायकों के हिसाब से सिंधिया की हिस्सेदारी 50% और बीजेपी के महज 25% के आसपास रहेगी। और शायद यही वो पेंच है जिसके कारण इस मुश्किल हालात में भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, वो ग्वालियर डिवीजन के लोग हैं, और ग्वालियर में ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं जहाँ पर चुनाव होना है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस बात पर फोकस कर रही होगी कि ग्वालियर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनाए। पूरे स्टेट का बैलेंस करना चाहिए, हर जगह का समायोजन करना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जिन 11 समर्थकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं, यदि बीजेपी मान भी लेती है तो स्थानीय स्तर पर उसके संगठन पर काफी असर पड़ेगा। सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बन चुके हैं, जो सागर जिले से आते हैं। ये जिला बीजेपी के दिग्गज नेता गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह का गढ़ है। सिंधिया पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को मंत्री बनवाना चाहते हैं, जिन्होंने संघ वीएचपी के करीबी जयभान सिंह पवैया को हराया था। मंत्री बनने के कतार में प्रभुराम चौधरी भी हैं, जिन्होंने बीजेपी के पुराने नेता गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार को शिकस्त दी थी। इस जिले से ही शिवराज के करीबी रामपाल भी मंत्री बनने की दौड़ में है। सिंधिया अपने कट्टर समर्थक इमरती देवी को भी मंत्री बनवाना चाहते हैं, जो ग्वालियर जिले से आती हैं। यहाँ पहले से ही बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। पिछली सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिसोदिया भी इस बार मंत्री बनने की रेस में हैं। यहाँ पर बीजेपी के कन्हैयालाल अग्रवाल और राजेंद्र सलूजा का भी जनाधार है। सिंधिया को मालूम है कि अपना दायरा बढ़ाने के लिए उन्हें ग्वालियर चंबल से बाहर निकलना पड़ेगा, और इसके लिए उन्हें मालवा से बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता। सिंधिया इंदौर जिले की सांवेर सीट से अपने करीबी पूर्व विधायक तुलसी सिलावट को पहली खेप में मंत्री बनवा चुके हैं, जहां पिछले 30 सालों से बीजेपी के सोनकर परिवार का दबदबा रहा है। इस बार सिंधिया नीमच जिले की सुवासरा सीट से 2 बार विधायक रहे हरदीप सिंह डग के लिए भी जोर लगा रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो इस क्षेत्र से बीजेपी के जगदीश देवड़ा और यशपाल सिंह सिसोदिया को पार्टी के अंदर सीधी चुनौती मिलेगी। बदनावर सीट से पूर्व विधायक राज्यवर्धन दत्तीगांव भी
मंत्री पद के लिए सिंधिया की ही पसंद है। यहाँ से दत्तेगांव ने बीजेपी के कद्दावर नेता भंवर सिंह शेखावत को शिकस्त दी थी। आदिवासी वोट बैंक के मद्देनजर सिंधिया ने बिसाहूलाल सिंह पर दांव लगाया है। अनूपपुर से पूर्व विधायक बिसाहूलाल सिंह के मंत्री बनने से बीजेपी के आदिवासी विधायकों को परेशानी होगी। इसके अलावा सिंधिया इंदल सिंह कंसाना और रणवीर जाटव को भी मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं। गोहद सीट से पूर्व विधायक रणवीर जाटव बीजेपी के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। जाहिर है सिंधिया जिन समर्थकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है और यहीं से खड़े होते हैं कई सवाल। क्या सिंधिया शिवराज के संघर्ष के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है? क्या शिवराज विधायकों की जीत कराने का इंतजार कर रहे हैं? क्या बीजेपी को मालूम है कि सिंधिया समर्थकों को बगैर जीते मंत्री बनाने से स्थानीय स्तर पर होगी संगठन में हलचल? क्या मंत्री पद की आस पालने वाले नेताओं को पहले साधना चाहती है बीजेपी? क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया को नियंत्रण में रखना चाहती है बीजेपी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। वैसे बीजेपी के नेता ऐसे किसी भी सवाल या आशंका से इनकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया, उन्होंने अपना त्याग किया और आज उठे मैदान में होंगे। और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि वो सब चुनाव भी जीत करके आएंगे और जिस स्थान पर थे उन स्थानों पर सब लोग वो रहेंगे। कोरोना के महासंकट के बीच मध्य प्रदेश शायद अकेला ऐसा राज्य है जहां 8.5 करोड़ की आबादी पर 230 विधायक होने के बावजूद सिर्फ 5 मंत्री काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सुधीर दंडूतिया, IBC 24, भोपाल। तो कैबिनेट विस्तार होना है तय है, कोरम पूरा नहीं है। कई सारे फैसलों पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन इस समय कोरोना संक्रमण है या भीतर संगठन के भीतर संघर्ष की स्थिति है, क्या असल वजह है, इस पर कयास हैं, बातें हैं और फिर उनके जवाब भी तैयार हैं। हमारे साथ दोनों पक्षों से दो बहुत ही जिम्मेदार लोग जुड़े हैं। तरुण भनोट जी हैं, ऊर्जावान नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। देवेंद्र वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, वो बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। देवेंद्र वर्मा जी, इतनी बड़ी आबादी, इतना जो मंत्रिमंडल में खाली स्थान है उसको भरने के लिए लंबा इंतजार, हर बार एक तारीख पता चलती है और आगे बढ़ जाती है। क्या ये तालमेल बैठाना, जो लोग आपके साथ आए हैं, जुड़ गए हैं और पार्टी में जिन्होंने पहले से लंबा काम किया, ये असल चुनौती है? किसी प्रकार की चुनौती नहीं है, अभी सिर्फ चुनौती है कि हम किस प्रकार इस कोरोना को हमारे समाज से मिटाएं, हमारे प्रदेश से मिटाएं, हमारे देश से मिटाएं। और इससे निपटने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर लगा हुआ है और निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता प्रदेश की यही है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर कोरम पूरा ना हो, अगर मंत्रिमंडल में जैसे जब मंत्री एक भी नहीं हुआ करते थे, अकेले मुख्यमंत्री काम करते थे, इसके बाद 5 मंत्री आए तो पांचों मंत्री ये कहते हैं और लगातार कहते हैं कि अब काम करना ज़्यादा आसान हुआ है, अब काम ने ज़्यादा रफ्तार पकड़ी है। और ये बात तो तय है, एक अकेले से बेहतर है कि आप एक टीम के साथ काम करें। इसके बारे में संविधान में भी प्रावधान है, ये इस समय ज़रूरी है, आवश्यकता भी है। ज़रूरी नहीं कि आप भव्यता रखें। ये कब तक कहते रहेंगे कि संक्रमण के चलते इसे लगातार लंबा खींचा जा रहा है? दावेदार ताकत दिखाने के लिए नेताओं के पास जाते ही हैं, पहुँचते ही हैं, भले ही आप कितने ही औपचारिक उनको मुलाकात कहें। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं और वो बखूबी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पूरी तरह किस प्रकार कोरोना को समाप्त करें, इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो जो आवश्यक कदम हो सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक विधायक सभी मंत्री की भूमिका में काम कर रहे हैं। प्रशासन के साथ, जनता के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहे हैं। तो सिर्फ मंत्रिमंडल को सिर्फ हम किसी प्रकार का वो नहीं कर सकते। निश्चित रूप से वर्तमान में शिवराज जी के नेतृत्व में सभी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत ही राजनीतिक तौर पर बहुत ही मासूम दलील है आपकी, जो आपने कहा कि हर एक अपना मंत्री की तरह काम कर रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद परिदृश्य ऐसे नहीं होते जैसे वर्तमान में दिख रहे हैं। तरुण भनोट जी पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। भनोट साहब,
क्या वजह आपको लगती है देरी की? और जैसा देवेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं, सबके सब मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और काम बेहतर तरीके से हो रहा है। आप भी जानते हैं और पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि वजह क्या है। पॉलिटिकल वजह है, दबाव है, समीकरण है, पर ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी परेशानी है। और ये परेशानी तो इनने खुद बेंगलुरु में रखकर, मेहमान नवाजी कर कर, चार्टर प्लेन से ले जाकर वापस लाकर और तरह तरह की मनवारे करके और मांगे पूरी करके खुद ली है। तो परेशानी इनकी, इनको मुबारक हो। पर कोरोना के संक्रमण काल में मध्य प्रदेश में पूरी सरकार काम नहीं कर रही है, उससे आम जनता को जो परेशानी हो रही है उससे मुझे ज़रूर सरोकार है और कांग्रेस पार्टी को भी सरोकार है। सरकार होती है लोगों की मदद करने के लिए, काम करने के लिए। बोले हम तो सारे मंत्री हैं, मंत्रिमंडल बाद में बन जाएगा। लोगों की जान बचाइए, राशन पहुंचाइए, पैसा पहुंचाइए, खाने का सामान पहुंचाइए, दूध दवा पहुंचाइए, लोगों को ढाढ़स बंधाइए, स्कूल की फीस पहुंचाइए। आप कह रहे हैं हम सारे मंत्री बन के काम कर रहे हैं, तो काम कर क्या रहे हैं देवेंद्र भाई, ये ज़रूर बताइए। और एक सवाल देवेंद्र भाई छोटा सा आपसे, आपको यह एहसास कब हुआ कि मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप है? क्योंकि आपकी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो 20 तारीख के पहले तक तो ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कोरोना है ही नहीं, ये तो डरोना है कांग्रेस की सरकार का। तो अभी आपको ये डरोना जो दिख रहा था और जिससे हमारे 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के वासियों के ऊपर में इतना गंभीर संक्रमण छा गया, आज वो परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य के रूप में भी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है, व्यापार भी बंद हो गए। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप डरोना का इलाज कर रहे हैं कि कोरोना का इलाज कर रहे हैं? चलिए आप उत्तर दे दीजिए देवेंद्र जी, फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ता हूं। भनोट साहब से भी एक सवाल पूछूंगा। भनोट साहब को मैं बताना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में कोरोना की एंट्री हुई थी, माननीय आपकी सरकार थी, अगर आपकी दूरदृष्टि सोच होती तो मध्य प्रदेश में कोरोना की एंट्री नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी सरकार के पाप है जो आज मध्य प्रदेश की जनता भोग रही है। निश्चित रूप से अगर उस समय जरूरी आवश्यक कदम उठाए होते तो नई सरकार को आज इस प्रकार का एक कोरोना के रूप में जो महामारी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में सही तरीके से आपने अगर प्लान किया होता, मध्य प्रदेश में अगर आपने सही तरीके से इस दिक्कत को समझा होता तो आज मध्य प्रदेश में समस्या नहीं होती। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आकर इसमें सबसे पहले जो जो अच्छे निर्णय हो सकते थे वो सब निर्णय लिए हैं। चाहे खाद्यान्न का वितरण हो, 3 माह का राशन वितरण हो, वर्तमान में प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो चावल हो, इस प्रकार कितने काम हो रहे हैं और कितनी अभी जरूरत है, लाया जा रहा है, कितने कार्य हो रहे हैं और कितनी अभी आवश्यकता है देवेंद्र जी, ये प्रदेश की जनता के सामने भी है। इसके एक नहीं कई उदाहरण है। जो विषय हम उससे थोड़ा सा भटकना नहीं चाहते। एक बड़ी बात यह कि एक टीम जब काम करती है तो बेहतर काम होता है। तालमेल टीम में जितना अच्छा होता है उतना बेहतर काम होता है। और ये जो आपने पहले भी अभी कुछ देर पहले कहा कि हर एक व्यक्ति एक मंत्री की तरह काम करता है, लेकिन एक मंत्री विभाग को संभालता है, निर्देश देता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। और इसमें कहाँ कहाँ कितनी प्रॉब्लम है, कितनी दिक्कतें हैं, आप एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको पता है कि किस तरफ इशारा हो रहा है, किस तरफ चीज़ें जाती दिखाई पड़ रही हैं। प्रदेश की जनता इतनी भी भोली नहीं है कि इस दलील को समझेगी कि सबके सब मंत्री की तरह काम कर रहे हैं। खींचतान है, अगर है तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? बैलेंस बनाना है पार्टी को और उसमें टाइम लग रहा है, इसे कहें खुलकर। किसी प्रकार का बैलेंस नहीं बनाना है। हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। निश्चित रूप से संगठन स्तर पर ये सब फैसले होते हैं, उचित समय आने पर इसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैंने पूर्व में भी कहा, अभी वर्तमान में जो समस्या है कि हम कोरोना से कैसे निपटें, और इसके लिए शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे से निपट रही है। जैसा कि आप बोल रहे हैं केंद्रीय स्तर पर निर्णय लिए जाने चाहिए। अरे कोरोना है कि डरोना है देवेंद्र भाई, ये तो बताइए, ये डरोना शब्द का इजाद किसने किया था? ये कोरोना से निपटना हमारी प्राथमिकता है। और देवेंद्र भाई, ये डरोना शब्द मध्य प्रदेश में कहां से आया था? इसका जवाब तो दे दीजिए। डरोना आप अभी तक सदमे से नहीं निकले, अभी तक आप सरकारी सदमे से बाहर नहीं निकले। आपकी सरकार जा चुकी है, अब जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा, जनता के लिए अब कार्य करने पड़े। जनता ने आपको ठुकरा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है।
जैसा कि मैं बता रहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जनता ने नहीं ठुकराया है, आपने जो दल बदल कराया है पैसे के दम पर। जनता ने तो 15 साल के आपके शासन को ठुकराया था। आप 170 से 107 पे आ गए थे और हम 54 से 114 पे आ गए थे। तो जनता ने तो देवेंद्र भाई आपको ठुकराया था। आप करप्शन के पैसे के बल पर तोड़ मोल की राजनीति करके मध्य प्रदेश की जनता के जनमत का अपमान तो आपने किया है। तोल मोल की राजनीति कांग्रेस करती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के हम अगर हम कहें कि हम शागिर्द हैं जिन्होंने मात्र 1 वोट की खातिर अपनी सरकार गंवा दी थी। भारतीय अरे देवेंद्र भाई, मेरे एक छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिए। ये कोरोना को डरोना का नाम किसने दिया था? आप लोग तो सब ये कह रहे थे कि कोरोना नहीं है मध्य प्रदेश में, डरोना है। जब हम कोरोना की तैयारी कर रहे थे तो आपने हमारी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को बेंगलोर में रखा हुआ था, जिनको अब आपने जब मध्य प्रदेश संकट में आ गया तो मध्य प्रदेश की अपनी कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री बना दिया। और देवेंद्र भाई आप तो रह गए, गोपाल जी तो रह गए, भूपेन्द्र जी तो रह गए, राजेंद्र शुक्ल जी तो रह गए, मेरे भाई संजय पाठक जी तो रह गए। आप सब कहां रह गए? आप अपना दर्द बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद के लिए कभी किसी ने किसी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के अपनी एक रीति नीति है। हमारा कोई दर्द नहीं है, हमें जनता ने चुना था। और जिस दिन आपने जनता के जनमत को पैसे की दम पे खरीद लिया, हमारी सरकार गिरा ली, आप सरकार में आ गए, सरकार चलाइए, आपका दायित्व बनता है, मंत्रिमंडल बनाइए। ऐसा कौन सा संकट है जब 5 बना सकते हैं तो 25 और क्यों नहीं बना सकते हैं? आपके पास तो बहुत सारे योग्य लोग हैं जो कांग्रेस से आपके पास में आए हैं और पूर्व में भी आपकी सरकार में मंत्री रहे हैं। आप खुद बहुत योग्य हैं, 4थी बार विधायक बनकर आए हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की जनता आपके कारनामों को और करतूतों को देवेंद्र भाई देख रही है और मौका आने दीजिए। आपको जनता ही सबक सिखाएगी। थोड़ी सी कसर रह गई थी 2-3 सीटों की, हम 114 पर आ गए थे। आप चुनाव आने दीजिए, आपका तो सफाया मध्य प्रदेश में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलिए जी तरुण भनोट जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक ये जो आकलन चल रहा है जिसके मुताबिक एक तरफ संख्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कितनी है आपको अच्छी तरह पता है। आपने उस समय बैलेंस को बनाने में, अपनी सरकार को बचाने में जो बहुत एक्टिव लोग थे उसमें से एक आप भी थे तरुण जी। इस समय जो हालात हैं इसमें क्या ये बात कहना पूरी तरह गलत है कि जो सिंधिया खेमे के लोग हैं उनको 50% की हिस्सेदारी इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि उनको चुनाव मैदान में जाना है, जीतना है। संकेत प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने भी इस तरह के दिए हैं कि जितने लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया अपना, वो वापस उन्हीं पदों पर लौटेंगे, मतलब वो विधायक बनेंगे, जो मंत्री थे वो मंत्री पद तक आएंगे। मतलब मैक्सिमम लोग सिंधिया खेमे के उनको जाहिर तौर पर आपको मंत्री बनाना पड़ेगा, इस तरह की मजबूरी व्यवस्था दिख रही है। और अगर ऐसा होगा तो जो संगठन बीजेपी संगठन के लोग बाग हैं उनमें उठापटक होगी, वो अपने बड़े नेताओं के पास जाएंगे, वो अपने सीनियर नेताओं से बात कहेंगे जो उनका हक बनता है। क्या ये स्थितियां नहीं है? क्या ये सारी चीजें मनगढ़ंत है? केवल मीडिया आकलन कर रहा है? क्या वास्तविकता में राजनीति में ये नहीं हो रहा है? देखिए, वास्तविकता तो सबके सामने है कि मध्य प्रदेश में इतना लंबा समय हो गया, इनने सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली, जनता की चुनी हुई। और अगर मंत्रिमंडल का पहले गठन नहीं हुआ, जब हुआ तो 5 लिए। आज भी बहुत सारे पद खाली हैं, लगभग 28-29 मंत्री और बना सकते हैं, नहीं बना रहे हैं। तो जो आपका आकलन है वो सही आकलन है और जनता भी समझ रही है। जो मीडिया कह रही है वो मीडिया की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता समझ रही है कि अब ये बैलेंस कैसे बनाएं, अब जिनको ये ले गए हैं उनको कैसे बनाएं। विंध्य में इनके 30 में से 26 विधायक जीते हैं, 32 में से, उसमें से किस किस को छोड़ दे, महाकौशल में कैसे साधे। मेरे देवेंद्र भाई खुद 4 बार के विधायक हैं और कांग्रेस के जो दूसरी बार के विधायक हैं वो जब कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे तो संगठन में देवेंद्र भाई का तो बड़ा सम्मान रह जाएगा पार्टी में। ये सारी समस्याएं इनके सामने हैं। मैं तो एक चुनौती देता हूँ, कोरोना का संक्रमण है, राजनीति बंद कर दीजिए, हम भी बंद कर देते हैं। 2 महीने 3 महीने ईमानदारी से काम कीजिए, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कीजिए, सबको नगद पैसा उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपए महीने के हिसाब से डालिए और उसके बाद छोड़िए ये 24 उपचुनाव, मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीटों पर चुनाव करा लीजिए। कितने लोकप्रिय आप हैं,
कितने लोकप्रिय आपके नेता हैं, कितनी लोकप्रिय आपकी सरकार है, वो सामने आ जाएगा। 177 से 107 पे आप पहुंचे, 54 से 114 पर हम पहुंचे विश्वास लेकर, और आप बोलते हैं कि आप बड़े लोकप्रिय हैं। देवेंद्र जी, आप बहुत उत्तर अच्छे दीजिएगा। जनहित के काम 15 साल से कर रहे थे। आप लोगों को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि आपने मध्य प्रदेश के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित किया है। 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ कितने में बिकोगे? मंत्री बनोगे, विधायक बनोगे, निगम के चेयरमैन बनोगे, बोलो क्या बनोगे? हमें सत्ता कैसे दोगे कि हम दोबारा भ्रष्टाचार कर सके? ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। माफ कर देंगे देवेंद्र भाई, आप ईमानदारी से अपने दिल में झांक कर देखिए, आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि जो मध्य प्रदेश के इतिहास में आपने और आपकी पार्टी ने किया है, इससे आपका शर्म से सर स्वयं का झुक जाएगा। समाज को बांटकर, समाज को बरगलाकर निश्चित रूप से आप सरकार में आए। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ होगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आप कल सारे रिकॉर्ड लेकर इसी चैनल पे इतने बजे लाइव डिबेट में आइए, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप अपने पद से त्याग पत्र दे देना और दोबारा चुनाव लड़ने की बात नहीं करना। हम झूठ नहीं बोलते। देवेंद्र वर्मा जी, अपना पहला पुराना बिजली का बिल उठाकर देखना, और जो कांग्रेस के शासन में बिजली का बिल आ रहा था उसको उठाकर देख लेना। एक गरीब की बेटी से पूछना कि 27,000 रुपए जिसको मिलते थे उसको हम 51,000 रुपए दे रहे थे। हमने सही किया कि गलत किया? आप गरीबों को 300 रुपए महीने की पेंशन दे रहे थे, उस जिसको हमने एक बार में बढ़ाकर 300 से 600 की। हमने सही किया कि गलत किया? ये आप अपने आप से पूछिए। चलिए, एक मिनट दीजिएगा मुझे। मनोज साहब, एक मिनट दीजिएगा। मनोज साहब, एक मिनट दीजिएगा। वर्मा जी, वर्मा जी, और बड़ा सवाल ये है, वर्मा जी, बड़ा सवाल ये है कि टीम के अधूरे रहने से, मंत्रिमंडल के अधूरे रहने से फैसले लेने की क्षमता या फैसले लेने पर भी असर पड़ता है। अब जब आप गतिविधियों को मोबिलाइज करना चाहते हैं, वर्मा जी अगर प्रश्न सुनेंगे तो उत्तर दे पाएंगे बेहतर, क्योंकि डिबेट का जो विषय है उस विषय से हम थोड़ा अलग जा रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं, जो पहले हो चुके हैं, ये प्रदेश की जनता ने बेहतर देखे हैं। मेरा सीधा प्रश्न था कि ये सिर्फ पार्टियों का अंदर का मसला बैलेंस का नहीं है। कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं होने से कई फैसले प्रभावित होते हैं। कई दफा जब आप नीतियों को, पॉलिसियों को बदलते हैं और बाद में उसमें मंत्री जुड़ेंगे तो उनके लिए भी काम करना कई तरह की दिक्कतें, प्रैक्टिकल दिक्कतें लाएगा। साफ दिख रहा है कि एक तरफ चुनाव की तैयारी है और उस चुनाव की तैयारी में क्या संगठन के लोगों को मनाया जा रहा है कि अभी आप चुनाव होने दीजिए, या अभी संगठन और जो सिंधिया समर्थक आपके साथ जुड़े हैं, सिंधिया जी स्वयं जो आपके साथ जुड़े हैं, अब उनके लिए यहां से सैक्रिफाइस होगा? पहले उन्होंने किया सरकार गिराने के लिए और अब यहां से सैक्रिफाइस करने की बारी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रही है, ना किसी प्रकार की दावेदारी, ना किस प्रकार की इस प्रकार की जिस प्रकार की बात हो रहा है। कोई संगठन में कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपराओं के साथ, अनुशासन के साथ आने वाले समय में मंत्रिमंडल का गठन करेगी। लेकिन मैंने पूर्व में भी कहा कि वर्तमान में प्रदेश में एकमात्र समस्या कि हम इस महामारी से कैसे निपटे, वो पूरी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का वर्मा जी एक थोड़ी प्रैक्टिकल बात भी करें ना। वर्मा जी थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें। मेरा सवाल ये नहीं था कि अभी आपके पास में क्या प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर कैबिनेट की आवश्यकता होती है। इसके प्रावधान भी है, इसके नियम भी हैं। बड़ी बात यह है कि आपने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं ये बात स्वीकार की कि लोगों ने सैक्रिफाइस किया, तब पिछली सरकार गिरी, तब ये सरकार अस्तित्व में आई। तो क्या आप संगठन के लोग सैक्रिफाइस करेंगे कि उनको आप पहले मौका दें, ज्यादा संख्या में उनका 50% रहे, आपका 25% रहे, जिस तरह की खबरें? क्या इसमें ही एक एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा? ये इसमें कौन सी ऐसी बात है जो लोगों से छिपी है? किसी प्रकार के एडजस्टमेंट में टाइम नहीं लग रहा है। पूरा अनुशासन के साथ सबको बिठाकर उचित समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। अभी वर्तमान में सिर्फ कोरोना समस्या से कैसे निपटे, ये महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। चलिए, अब तरुण भनोट जी से एक सवाल। तरुण भनोट जी, ये जो सही वक्त का जुमला है, थोड़ा सा पिछली सरकार में आपको याद होगा, किसी भी तरह की नियुक्ति का मामला हो, कैबिनेट विस्तार का मामला हो, जो लोग छूट गए थे मंत्रिमंडल से या जो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए इस सही वक्त में देरी का लाभ बाकी लोगों ने उठा लिया। अब यहां पर भी वही जुमला आ गया कि सही वक्त आने दीजिए।
क्या ये जो सही वक्त आने दीजिए, इसी वक्त के लिए बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप जल्दी मंत्रिमंडल बनाएं, जितनी जल्दी मंत्रिमंडल बनेगा उतनी जल्दी असंतुष्टों के सही चेहरे सामने आएंगे? कांग्रेस के पास मनोज जी से सवाल है मेरा। मैं ये कहना मनोज जी, चाहता हूं कि भारत के स्वतंत्रता से लेकर जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ, अरे देवेंद्र जी आप शांत रहें, आज तक इससे बड़ी विपदा और बुरा वक्त मध्य प्रदेश की जनता ने और हिंदुस्तान की जनता ने नहीं देखा। अगर आज मंत्रिमंडल काम नहीं करेगा तो कौन से समय आने पर और कौन से सही वक्त आने पर देवेंद्र भाई आप इंतजार कर रहे हैं, जब हजारों लाखों हमारे भाइयों की मृत्यु हो जाएगी मध्य प्रदेश में, खाने को लोगों को नहीं मिल रहा है, मजदूर अपने घर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, रेल से कटकर हमारे अनूपपुर के, शहडोल के, उमरिया के मजदूर कट गए, उनकी मौत हो गई। आप बोलते सही वक्त नहीं आया, आपका सही गणित नहीं बैठा, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं संगठन के निर्णय की। चलिए, इससे बड़ा निर्णय का समय और कौन सा हो सकता है? इससे बड़ी चुनौती आपके सामने और कौन सी हो सकती है? अगर आज आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कौन से सेवा के समय का इंतजार कर रहे हैं? सही वक्त नहीं आ पाया और फिर आपका वक्त आ गया, अब यहां पर वो सही वक्त कब आएगा? अरे लोगों को पैसे दीजिए, रोटी दीजिए, सब्जी दीजिए, बच्चों को दूध दीजिए, दवा दीजिए, लोगों के इलाज की व्यवस्था करिए, ये आप उनको किराया दीजिए, उनके बच्चों की स्कूल की फीस दीजिए। कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं देवेंद्र? चलिए, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। मैंने प्रयास किया कि आप दोनों के उत्तर जो हैं, जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने बैठे थे, उससे प्रदेश की जनता समझ सके कि दरअसल क्या पिक्चर है, क्या स्थिति है, और इसमें जो व्यवहारगत जो चीजें हैं उस पर कितना वक्त आगे लग सकता है। क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि पार्टी के अंदरूनी कई ऐसे मामले हैं जिसका असर सरकार पर, उसकी परफॉर्मेंस पर और उसके बाद लोगों पर पड़ता है, उन तक पहुंचने वाली सेवाओं पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।